अगर हम लोग बात करें सबसे पहला अध्याय का, तो पहला अध्याय का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चलिए लिख देते हैं। इतिहास, बातचीत नहीं करेंगे, इतिहास है। यूरोप अध्याय 1 क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आप लोग अपना कॉपी में लिखिए अध्याय का नाम। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय लिख लिए सभी लोग। अध्याय 1। देखिए राष्ट्र, जो सबसे पहले हम लोग जो है पढ़ेंगे उस बुक में देखिएगा तो सबसे पहले एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र को ध्यान से देखिए, इस चित्र क्या चीज दिया हुआ है। तो इस चित्र में आप देखेंगे पहले नंबर में से इस चित्र का कलाकार का नाम पूछता है कभी कभी, ठीक है, कि यह चित्र किसने बनाया है। तो जो है फ्रेडरिक सरयू ने जो है इसे बनाया है। और इस चित्र में आप देखेंगे तो है क्या, इसमें महिलाएं और पुरुष जो है कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं। लिख लिया है ना, लिख लीजिए जल्दी से। और इस चित्र के बारे में विस्तार से आप जो है वर्णन जो है उसके विषय में सुन लीजिए कि क्या क्या चीज दिया हुआ है। जैसे इस चित्र में अगर आप देखेंगे तो है कि जो है किसके द्वारा बनाया गया, तो फ्रेडरिक सरयू द्वारा जो बनाया गया है। तो फ्रेडरिक सरयू कहाँ के था? तो फ्रांस के था। परीक्षा में 1 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, कि फ्रेडरिक सरयू कौन था? तो फ्रेडरिक सरयू एक चित्रकार था। कहाँ के था? तो फ्रांस के था, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखो इसमें दिया क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसमें जो 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरयू ने 4 चित्रों का एक श्रृंखला बनाई है। ये तो इसमें एक चित्र दिखाई दे रहा है ना, उन्होंने 4 चित्रों का एक श्रृंखला बनाई थी। और उस चित्र में क्या क्या दर्शाया गया है कि सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्र की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे उस चित्र को ध्यान से तो उसमें महिलाएं और पुरुष एक कतारबद्ध तरीका से जो है खड़े हैं और स्वतंत्रता की प्रतिमा का जो है वंदना करते हुए जा रहे हैं। स्वतंत्रता की प्रतिमा के रूप में किसको दिया गया है? तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। जैसे भारत में भारत माता होता है ना, तो स्वतंत्रता के लिए जो है कलाकार लोग क्या करते थे, मैंने जो भी कलाकार थे या जो भी देश में स्वतंत्रता की बिगुल बजती थी तो वहां पे जो स्वतंत्रता को महिला के चित्र से निरूपित करते थे। जैसे भारत में भारत माता, यूरोप में जो फ्रांस में जाइएगा, जर्मनी में जाइएगा तो जर्मेनिया है, ठीक है, और दूसरे देश में जाइएगा तो स्त्री का जो है प्रतीक भी स्वतंत्रता के लिए होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें क्या चीज दिया हुआ है? महिला क्या चीज है? तो एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है। जैसे आप देखेंगे इस चित्र में ध्यान से तो जो है महिला जो है ना, उसके हाथ में एक में ज्ञानोदय का प्रतीक है और दूसरे हाथ में क्या चीज है, जो है दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र देखिए चित्र में, इसमें ये तो माने क्लियर चित्र इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, क्लियर चित्र नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए आप नहीं समझ सकते हैं। लेकिन परीक्षा में आपको पूछ सकता है कि जो है स्वतंत्रता के रूप में किसकी प्रतीक होती है? तो महिलाओं का प्रतीक होता है, ठीक है। महिलाएं जो है क्या चीज दिखाया गया है चित्र में लेकर के, क्या चीज है? तो एक हाथ में मशाल ली हुई है और दूसरे हाथ में क्या चीज है? स्वतंत्रता की घोषणा पत्र है। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है कि जो चित्र है, चित्र किसके द्वारा बनाया गया? फ्रेडरिक सरयू के द्वारा बनाया गया। वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो जो है वो वहाँ फ्रांसीसी हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या दिखाया गया है? तो बहुत सारे महिलाएं और पुरुष जो है कतारबद्ध तरीके से जो है जा रहे हैं स्वतंत्रता की वंदना करते हुए। फिर क्या चीज बताए कि जो है महिलाएं क्या चीज का प्रतीक के रूप में बताया गया है? तो स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में बताया गया है।
और महिलाएं के हाथ में क्या है, तो महिलाएं के एक हाथ में जो है मशाल है और दूसरा हाथ में स्वतंत्रता की घोषणा पत्र। इसके बाद देखिए आगे, जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। चित्र को ध्यान से देखिए तो उसमें निरंकुश जो शासन व्यवस्था थी उसको जो है बिखरे पड़े हैं। निरंकुश, अब समझते हैं कि निरंकुश क्या चीज होता है ना, तो निरंकुश के मतलब होता है जो वैसी शासन व्यवस्था जिस पर कोई अंकुश न लगाया जा सके, उसे बोलते हैं निरंकुश। अब देखो परीक्षा में पूछा भी जाता है कि निरंकुश क्या है ना, तो निरंकुश क्या है, वैसी शासन व्यवस्था जिस पर कोई अंकुश न हो। जैसे कि अभी की जो शासन व्यवस्था है, अगर सरकार कोई भी कार्य करती है अपने मनमाने ढंग से, तो उसका जनता के द्वारा विरोध किया जा सकता है और किया जाता भी है ना। लेकिन पहले जो है जो भी सरकारें थी, जैसे राजतंत्र हुआ करता था, तो राजतंत्र को ही निरंकुशवाद सरकार बोला जाता था। जैसे कि वहां पे अगर राजा कोई निर्णय ले लिया ना कि हाँ हमको ये कार्य करना है, तो उसमें कोई जनता हेर फेर नहीं कर सकती है, कोई विरोध नहीं कर सकती है, तो उसको राजतंत्र कहो या निरंकुशवाद सरकार कहो। तो परीक्षा में पूछा जाएगा कि निरंकुशवाद क्या से आप क्या समझते हैं, तो निरंकुशवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था होता है जो नहीं, जिस पर कोई अंकुश न हो। ये बहुत ही दमनकारी शासन व्यवस्था होती है। दमनकारी का मतलब समझते, देखो इसमें वर्ड का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको, ठीक है। तो दमनकारी का माने दमनकारी शासन व्यवस्था होती थी। तो दमनकारी का मतलब कि जो गरीब पिछड़े वर्ग के या कमजोर वर्ग के थे, तो उनको जो है राजतंत्र में सताया जाता था, ठीक है। जो अब देखिए उस चित्र में और कुछ दिया हुआ है। यह चित्र एक कल्पना दर्श है। यह चित्र एक कल्पना दर्श है। कल्पना दर्श को इंग्लिश में यूटोपिया कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि यूटोपिया क्या है या कल्पना दर्श क्या है। तो कल्पना दर्श क्या होता है, तो देखिए वैसी चीज, कल्पना का मतलब, कल्पना दर्श का मतलब कल्पना करना। तो कैसा कल्पना, तो वैसा कल्पना जो बहुत ही आदर्श हो, वैसा जो वास्तविक जीवन है उसमें जो है रूप प्रदान न करे, यानी वैसा चीज हमको प्राप्त न हो पाए, माने ऐसा चीज का कल्पना करना। कल्पना दर्श का मतलब हुआ वैसा चीज का कल्पना करना जो हमारे जीवन में संभव नहीं हो। समझ में आया कल्पना दर्श का मतलब, कि कल्पना दर्श का मतलब होता है कि वैसा चीज का कल्पना करना जो हमारे लिए संभव नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, कल्पना दर्श कहते हैं या यूटोपिया कहते हैं। तो एग्जाम में आपसे यूटोपिया के बारे में पूछा जाता है कि यूटोपिया क्या है। तो यूटोपिया क्या है, तो वैसी कल्पना है जो पूरा होना संभव नहीं है, उसको कल्पना दर्श। तो इस चित्र में वैसा ही चीज दर्शाया गया है, ऐसा नहीं एकदम शासन व्यवस्था दर्शाया गया है खूब बढ़िया जो संभव न हो। इस चित्र के माध्यम से प्रेडिक्ट करिए, यही दर्शाया है। इसके बाद देखिए आप लोग को ये लिखना होगा जो है कल्पना दर्श का क्या लिखता है, एक ऐसी समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। यानी जिसको जो है हम लोग साकार नहीं कर सकते, वैसी सपना को बोलते हैं। सपना देखते हैं कोई भी कार्य करने के लिए ना, तो ऐसा सपना देख लो जो हमको पूरा होगा ही नहीं जीवन में। इतना बढ़िया सपना देख लो कि हाँ हम जो है आकाश के जाके तारा तोड़ रहे हैं, तो बताओ ये संभव है। तो ऐसी कल्पना जो है कल्पना दर्श कहलाता है। इसमें ऐसी शासन व्यवस्था की कल्पना गई है जो सबसे उत्तम हो। तो कैसनो शासन व्यवस्था आ जाएगा, उसमें कुछ न कुछ भ्रष्टाचार रहेगा, कुछ न कुछ गड़बड़ी रहेगा। समझ में आ रहा है, तो गड़बड़ी वाला सरकार के बारे में इसमें कल्पना नहीं किया गया। इसमें वैसन सपना देखा गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, सबको समान अधिकार हो। तो अधिकार तो सबका है, लेकिन पृष्ठभूमि पर अभी जैसे भारत गणतंत्र है, सबका अधिकार समान है ना, लेकिन भूमि पर वैसा है का नहीं है। वैसा हम देखने के लिए नहीं मिलता है कि जो है उस प्रकार से सबको बराबर सम्मान है। आप अपने क्षेत्र में भी देखते होंगे कि गरीब के साथ कैसी व्यवहार लोग करते हैं, अमीर के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाता है ना। तो वैसी शासन व्यवस्था के बारे में कल्पना की गई जो संभव न हो। तो कल्पना दर्श क्या है, इसके विषय में आप लोग समझिए। देखो आगे बताएं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजर जमाए हुए हैं।
ये सब बुक में वर्णन किया गया है। जो चित्र देखिएगा ना, तो चित्र में देखो ये फोटो देखो, यहाँ पर ऊपर वाला फोटो 2-3 को देखना, ये नीचे वाला जनता का फोटो है, ठीक है। और यहाँ पर इस फोटो को देखिएगा तो ये देखो ईसा मसीह, ये जो ये वाला क्रूस का चिन्ह आप लोग बनाया हुआ देख सकते हैं, क्रूस का चिन्ह बनाया हुआ है ना, इसको क्रूस का चिन्ह बोलते हैं। तो ये किसके पास रहता है? ईसा मसीह के पास रहता है ना। वे धर्म के लिए ये पवित्र माना जाता है। क्या चीज है उसके विषय में कुछ ना पता नहीं, लेकिन जो है क्रूस का चिन्ह देते हैं। इसमें फरिश्ते हो गए, माने भगवान हो गए, ये सब के जो बातें हैं, ये सब जो चित्र है, वो चित्र के ऊपर भगवान का चित्र बनाया गया है, संत फरिश्तों का चित्र बनाया गया है, ठीक है। ये तो आगे देखो और क्या दिया हुआ है। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरी जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया गया। और चित्र के माध्यम से ये भी समझाया गया है कि 19वीं सदी के मध्य, तो थोड़ा सा सदी समझने में आप लोग को दिक्कत होता है। 19वीं सदी के मध्य इसका मतलब क्या हुआ? तो 19वीं सदी कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 1801 से स्टार्ट होता है, और कब से कब तक चलता है? तो 1900 तक चलता है। तो इसके मध्य यानी कि 1850-48 के आसपास जो है, मैंने 50 के आसपास, मध्य कर दिया तो ऐसा नहीं कि एकदम मध्य मैंने 50 से हो गया, ठीक है। 10 साल इधर, 5 साल इधर, 5 साल उधर हो सकता है। तो इस दौरान जो है ना 18वीं सदी के मध्य, 19वीं सदी के मध्य में क्या चीज हुआ होगा? जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ होगा। राष्ट्रवाद क्या है? अगर हम लोग बात करें राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? भारत में भी राष्ट्रवाद पढ़ना है। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि लोगों में वैसी भावना का जागृत होना, एकता के रूप में, जो स्वतंत्रता के लिए सभी लोग जो बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें भारत की आज़ादी के लिए लोगों के अंदर कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना पनपा होगा, तब देश आज़ाद हुआ है। तो एक राष्ट्रवाद क्या है? एक भावना है, अपने देश के प्रति जो है समर्पण है। राष्ट्रवाद का मतलब यही सब होता है, अपने देश के प्रति अपने अंदर जो भावना जागृत होता है, जो समर्पण का भावना जागृत होता है, या कुछ करने का जो भावना जागृत होता है राष्ट्र के प्रति, उसी को तो राष्ट्रवाद कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और इसके बाद जो है इसमें और राष्ट्रवाद तो समझ में आ गया आपको। इन परिवर्तनों से यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। जब राष्ट्रवाद लोगों में पनपा, यानी कि जो अपने देश के प्रति आज़ादी से लेकर के जो है लोगों के अंदर भावना पनपा कि हम लोग जो है जितने भी लोग हैं वहाँ के रहने वाले जनता है, वो लोग को लगा कि हम लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए हमें सरकार जो यहाँ की शासन व्यवस्थाएं हैं, राजतंत्र, उसको हमें खत्म करना चाहिए और वैसी शासन व्यवस्था लाना चाहिए जो सबों के हित का हो। तो जो है ऐसी कल्पना की गई थी और परिवर्तन भी हुआ, राष्ट्र राज्य का उदय भी हुआ, यानी कि छोटा छोटा राज्य बनने, जो साम्राज्य के रूप में था ना, यानी कहने का मतलब जो राजा जिसको चलाते थे वो धीरे धीरे जो है गणतंत्र होने लगा, स्वतंत्र होने लगा। आगे है राष्ट्र राज्य। एक शब्द होता है कि राष्ट्र राज्य का मतलब क्या होता है? तो राष्ट्र राज्य क्या होता है? तो वह राज्य जहां लोग निम्न कारकों से जुड़े हो, जहां लोगों के समान बोली, समान इतिहास, समान संस्कृति आदि हो। राष्ट्र राज्य का मतलब ध्यान समझ लीजिए कि क्या है, कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जहाँ के रहने वाले सभी लोगों का भाषा लगभग एक समान हो, वहाँ की संस्कृति एक समान हो, पहनावा और हवा एक समान हो, उसको राष्ट्र राज्य के रूप में जो है चिन्हित किया गया था। अब आप लोग अपना कॉपी में लिखिए भी, और नहीं तो फिर दिक्कत होगा। लिखिए जल्दी जल्दी से। देखो क्वेश्चन कुछ भी आए आपको हम पूरा नोट्स लिखा दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी आए एग्जाम में आप लोग जो है बना लेना, या फिर कहीं भी जब जो आवश्यकता पड़े तो आप लोग पढ़ लेना, एक बार नोट पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे उस चित्र में उतना जितना भी हम वर्णन किए ना, वो सारी बातें जो है बुक में वर्णन किया गया है। तो आप लोग भी अपने कॉपी में लिख लीजिए ताकि किताब फिर कभी ना पढ़ना पड़े। आप अपना कॉपी पढ़िएगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा। लिखिए सबसे पहले जो स्टार लगा करके लिखना रहता है हमारे पास, ये तो आपको पता है। लिखना है 1848
1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। लिख लिए सभी लोग, एक श्रृंखला बनाई। फिर दूसरा का इसमें समझने वाला बात क्या है, तो दूसरा का है कि जो है जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों को इसमें सूचित किया गया। जनतांत्रिक, इस चित्र का वर्णन अब कर रहे हैं, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र। इस चित्र में जो है जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र को दिखाया गया है। अब देखिए दूसरा का, इसमें तीसरा का पॉइंट क्या है वो चीज ध्यान देना है। तीसरा का है कि सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुषों एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। अगला पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। अगला पॉइंट क्या है, जमीन पर या अगला पॉइंट समझ लो, महिला के बारे में यहाँ पर बात बताई गई। महिला, एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल, और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों
मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। ये अगला पॉइंट क्या है? जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। लिखते चलना है आप लोग को। अगला पॉइंट इसमें लिख लेना है, बिखरे हुए हैं। अब जो है ना, एक यहाँ पर निरंकुश ये जो शब्द है, इस शब्द का तनी बढ़िया से याद रखना है कि निरंकुश का मतलब जो है होता क्या है। परीक्षा में यही सब शब्द पूछा जाता है, निरंकुश। और आपको जानकारी भी चाहिए, परीक्षा के साथ साथ आपको जानकारी भी चाहिए। तो इसका मतलब होता है ऐसी सरकार या शासन, ऐसी सरकार या शासन जहां सत्ता पर कोई अंकुश न हो। जहां पर सत्ता पर कोई अंकुश न हो उसको निरंकुश सरकार बोलते हैं या निरंकुश शासन बोलते हैं। जैसे राजतंत्र हो गया, ऑप्शन में जैसे में लिख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। राजतंत्र, जैसे में राजतंत्र। अब जो है ये पूरा पेज खत्म ही कर देते हैं। चलिए जो है ना, ऐसा करता है कि अब टाइम हो गया, ठीक है। अब कल आगे इसका हम लोग वर्णन करेंगे। आज अब देख लेते हैं, जो मैथ पढ़ना है हम लोग को, मैथ पढ़ना है ना, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग जो है इसको विस्तार तरीका से पूरा पढ़ देंगे। आपको टेंशन नहीं लेना। अभी आपके पास जो है शुरू समय से अभी स्टार्ट करती हैं। तो इस वर्ष जो है आपको इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इतना भी टाइम देंगे तो जो है आराम से उसको विस्तृत ढंग से पढ़ा जा सकता है। इसलिए जो आज इतना ही पढ़ेंगे। अब जो अगला विषय पढ़ना है वो विषय हम लोग पढ़ लेते हैं। क्लियर?